देखिए फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बन सकता है। अगर बात करें रेलवे का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 का पावर क्यू है, 2 का पावर क्यू है, डॉट डॉट कहाँ तक गया है 10 के पावर क्यू तक, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपसे पूछ दिया है कि 2 का पावर 3, 3 के पावर 3, 4 के पावर 3, इसी तरह आगे ये सीक्वेंस गया है 20 तक। तो यहाँ पे एक नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 का सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 4 मीन्स कि यहाँ पे जो है आपका एक जो है कि कंसेक्यूटिव नंबर है, यहाँ पे आपका जो है इवन नंबर का डिफरेंसेस यहाँ पे दिया गया, मीन्स कि इवन नंबर यहाँ दिया गया। ठीक है, उसका क्यू कहा गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है आपको। अगर यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 का पावर अगर क्यू हम कॉमन लेते हैं ए वाले से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमें बचेगा 1 का पावर क्यू, उसी तरह आगे बचेगा आपका 2 के पावर क्यू, इसी तरह आपका ये जो है सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा आपका 10 के पावर क्यू तक। ठीक है, अब समझिएगा कि यहाँ पे इसका पूरे का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 30 25 है ना, तो 2 के पावर क्यू गुना 30 और 25 यहाँ पे करते हैं तो 2 के पावर पता होगा कि 8 होता है, और 8 को मल्टीप्लाई किससे करना भाई 30 और 25 को, है ना। तो 30 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24,200। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे कॉमन लेने में ऐसा क्या था, तो देख लीजिए अगर यहाँ पे 4 का क्यू देखते हैं तो 4 का क्यू 64 होता है। अगर इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के पावर 6 होता है, 2 के पावर भी 6 होता है, 64 के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से कॉमन हमने निकाल लिया था। अगर कॉमन निकालते तो आपको बहुत ही 10 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे कहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्ण का जो 1 होता है पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, d1 इंटू d2। क्लियर, जो आपका यहाँ पे है विकर्ण है उसका गुणनफल होता है ना, दोनों विकर्ण का क्या होता है यहाँ पे गुणनफल होता है। तो ठीक है, अगर ये समचतुर्भुज है ना, ये क्या है समचतुर्भुज है। ठीक, अब समचतुर्भुज का ये क्या है दोनों विकर्ण है d1 d2, एक भुजा आपको 30 दे दिया गया है, एक भुजा यहाँ पे 30 दे दिया गया। तो और अच्छा एक विकर्ण का जो है यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है कितना 36। ठीक है, तो ये पूरे का जो वैल्यू है यहाँ पे 36 है, इसका आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये 18 हो गए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये आपका बेस मिल गया। ठीक है, बेस मिल गया और ये आपका यहाँ पे विकर्ण मिल गया। ठीक है, तो पाइथागोरस यहाँ पे अगर आप लगाते हैं आपको किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, चूँकि परपेंडिकुलर निकालना है 900 माइनस 18 का होता है 324। ठीक है, जब और इस पूरे का ये होता है अंडर रूट होता है, जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 576 होगा। 576 किसका होता है स्क्वायर रूट, वो होता है आपका 24 का। ठीक है, 24। तो देख लीजिए ये जो लाइन था ये वाला लाइन का तो आपको पहले से पता था भाई कि कितना दिया हुआ है 36 था, तो हमने क्या किया 18 कर लिया। अब ये वाला लाइन की बात करें, ठीक है, ये जो था चतुर्भुज में तो इसका तो पता था, अब हमको किसका निकालना था ये वाला का। तो ये वाला तो आपको पता चल गया, ये इसका कितना चल गया पता 24। तो इसका हाफ करेंगे ना, चूँकि हाफ करेंगे ये अच्छा ये आपका निकला सिर्फ ये इतना हिस्सा का निकला, ये 24 है तो ये पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना। अगर चतुर्भुज में इतना हिस्सा 24 है तो आगे का हिस्सा बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो देख लीजिए अब यहाँ से कुछ नहीं करना था, जैसे ही 48 आपका आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर d1 था 36 तो d2 निकल गया आपका कितना 48। ठीक है, d2 निकल गया यहाँ से 48, इसको दोगुना करेंगे 48 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं था, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना भाई कि हाफ इंटू 20 यहाँ पे होगा 36 इंटू 48। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे आप, ठीक, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 24 बार में, और 36 को 24 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 36 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा आंसर बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपये है, इससे 15% के लाभ पर बेचा गया, जो कि आपका सेलिंग प्राइस है। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया था तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, आपको CP कॉस्ट प्राइस, SP और MP मार्क प्राइस लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। तो आपको इसको छोड़ दीजिए, आपको पहले प्रॉफिट कितना का हो रहा है 15% का। 15% को जब आप क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, है ना। जब आपको 15% को ब्रेक करने को कहा जाएगा तो 15% का मतलब क्या होता है 15/100, 5 3 15 और 520 100। तो ये जो होता है आपका क्या होता है CP होता है, ये आपका होता है प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है ये, ठीक है, 20 होता है, और जो आया उसमें आपका क्या होगा वो आपका होगा लाभ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो लाभ होगा, है ना। तो विक्रय मूल्य जो होगा मीन्स कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोनों ऐड होते हैं तो क्या बनता है आपका सेलिंग प्राइस। तो 20 आपका यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा भाई 20 से 23, ठीक है। यहाँ समझना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ डीपली। 20 था, लाभ कितना हो गया 23, ठीक है, ये हो गया। तो हमेशा लाभ किस पे मिलता है भाई, याद रखिएगा CP पर ही तो लाभ मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ मिलता है, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ होता है। ये हो गया। अब बोलेंगे छूट की बात क्या गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। अगर 8% को अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 20, अगर मार्क प्राइस है पर अगर है तो उस पर छूट दे रहे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, ठीक है। करना तो करके देख लीजिए, 4 दूना का 8, 4 25 का 100, 25 अगर मास प्राइस है तो ये कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना, चूँकि छूट की बात कहा गया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ था, यहाँ पे 2 नहीं होता ना भाई, यहाँ पे क्या होता आपका 4 दूना का 8 और 4 25 का 100, ठीक है, तब जाके ये 25 होता और ये 23 होता, क्लियर। तो देखो यहाँ पे समझाने का मतलब ये था कि अगर ये चीज़ कोई एक चीज़ इसको इक्वल कर देना होता है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे अगर हम इक्वल ऑटोमेटिक है तो करना कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, मार्क्स प्राइस पता है। अब देखिए क्रय मूल्य तो 36 रुपया है, मीन्स कि ये 20 रुपया, ये 20 किसके बराबर है 3600 के बराबर, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है मार्क्स प्राइस पूछा गया ना। तो देख लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू तो यहाँ 180 हो गया, ठीक है, मीन्स कि 20 में कितना से गुना करें तो 3600 आता है 180 से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क्स प्राइस निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4500, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 संतरे खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है 1 रुपये में, 8 संतरे की कीमत 1 रुपया है भाई, तो 1 संतरे का कीमत कितना होगा, तो 1 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस होगा 1/8 होगा। उसी तरह 1 रुपये में 6 संतरे को बेचता है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 संतरे का दाम 1 रुपया है ना, तो 1 संतरे का पूछेगा तो कितना होगा 1/6। अब दोनों का जो बेस है, इसका जो ये नीचे बेस इसको क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो बेस बराबर हो जाएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करने मतलब ऐसा क्यों कि ये बराबर हो जाए तो बेस बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ बचेगा ये 6, यहाँ से बचेगा ये 8, ऐसा कर देने तो बेस इक्वल हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, 6 और 8। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस 6 हो गया, सेलिंग प्राइस 8 हो गया, कितना 2, कितना पे 6 पे, 6 पर 2 का लाभ, तो 100 पे कितना 2 तिया 6 कर लीजिए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 33.33 आंसर आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है और लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोविंद कुल दूरी का 3/11 भाग ट्रेन से और शेष 72 किलोमीटर बस से तय करता है ना, शेष जो बचा हुआ। तो देखिए कुल दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी था 1,
इसमें से कितना कर लिया, 3/11 भाग इसने कर लिया, तो बचा कितना, 1 में से 3/18 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8/3 बचेगा। यही तो शेष है ना, शेष यही तो है। और ये शेष का वैल्यू यहाँ पे 72 दिया हुआ है, तो 8/3 बराबर यहाँ पे अगर 72 करते हैं तो हमें क्या चाहिए, कुल दूरी। ठीक है, तो एक का चाहिए ना, एक का निकालने के, एक ही तो मेरा कुल दूरी है, ये टोटल यही तो है, इसी को तो निकालना है, कुल दूरी, कुल डिस्टेंस। तो एक का निकालने के लिए 72 को इसमें कितना से भाग देना होगा, 8/3 से, है ना, 8/3 से यहाँ पे डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर हो गया, देख लेते हैं। ठीक है, देखो, तो कहने का मतलब एक चीज़ क्या छूट गया यहाँ पे, ये एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान जो नहीं दिए, यहाँ पे क्या हो गया गलती, देख लो, गलती यहाँ पे हो गया। जब 11 में से 3 घटा तो 8 तो बचा, शेष तो 11 था ना, ये ना था शेष। ठीक है, नीचे 3 की जगह पे 11 की जगह पे 3 हो गया। ठीक है, अब देखो शेष जो था ये किसके बराबर है भाई, 72 के बराबर है। तो ये 8/11 72 के बराबर है, तो एक का निकालेंगे तो क्या होगा, 72 को डिवाइड करेंगे 8/11 से, 8 नवा 72 और 9 और 11 नवा 108 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक रीजनिंग का सवाल है, जो कि मैंने बोला था सेट में आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेंगे, क्वांट भी मिलेंगे और करंट अफेयर्स, जीके, जे सभी मिलेंगे। अब देख लो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही मैं क्यों चुना, तो देख लो यहाँ पे इसलिए चुना कि आपको इसका प्लेस वैल्यू याद करना होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ की कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और एक अपोजिट क्या होता है। तो एक अपोजिट क्या होता है भाई, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। उसी तरह ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। ठीक है, ई का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट भी, एफ का अपोजिट यू। इसी तरह क्रमबद्ध आपको याद करना होगा और यहीं से बन जाएगा। देखिए, ए का जो अपोजिट यहाँ पे जेड लिखा है, ठीक है, जी का अपोजिट क्या लिखा है, टी। ई एफ, जी का अपोजिट होता है भाई टी। तो जब देख लीजिए यहाँ पे इसका अपोजिट चल रहा है, तो जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा, और डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो आंसर क्या होगा, बस ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही इसको रटना होगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम में आप ABCD करके वहाँ पे लिख दी, ये चीज़ नहीं करना होगा। ठीक है, गलत है ये चीज़। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन है। रमन शीर्ष से 19वां पे है, 19वां स्थान पे है, और नीचे से 25वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए टोटल निकालना है ना, तो टोटल का मैंने बताया था कि टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, 19 + 25 -1, 9 5 14, 2 1 3 1 4, एक घटा दीजिए, 43 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 43 को मार्क कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपका सिलॉक से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कथन और निष्कर्ष से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देख लीजिए, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज क्या है भाई, कुर्सियाँ हैं, चेयर है, और सभी जो चेयर है क्या है भाई, सभी चेयर क्या है, कप है ना। अब निष्कर्ष ये बोला कि सभी मेज कप है। अब देखिए, ये जो सभी, यहाँ पे जो सभी मेज है, ये क्या कप है, अरे मेज का तो कुछ ही हिस्सा तो कप है, तो गलत। कुछ मेज कप है, हाँ कुछ मेज ये कप है, कुछ हिस्सा इसका है, तो ये सही। तो सिर्फ केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि कौन सा देश 2019 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की। ठीक है, कौन सा देश जो है 2019 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी किया, तो आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा इंग्लैंड। ठीक है, आंसर होगा इंग्लैंड। और 2019 का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का विनर भी कौन था, इंग्लैंड था। ठीक है, ये विनर था इंग्लैंड। किसको हराया था भाई, न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है, न्यूजीलैंड को यहाँ पे इसने हराया था, न्यूजीलैंड को
इसने हराया था, ठीक है, इसको हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है। कौन जीता था? इंग्लैंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से है। जीके भी कौन सा है? तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बहुत लगता है आसान क्वेश्चन है, बहुत लगता है आसान क्वेश्चन है भाई। तो बैरोमीटर आविष्कार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में जब आएंगे ना और घंटी ना बजी, आंसर का तब मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ई टॉरिसली, ठीक है। आंसर क्या होगा? ई टॉरिसली, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते सवाल पे। अमलगम का आवश्यक घटक क्या है? अमलगम का आवश्यक घटक होता है पारा, ठीक है, जिसका जो सिंबल होता है Hg और इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 80, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? आंसर होगा उरास्थि, ठीक है। उरास्थि जिसके कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? अस्टेरम, ठीक है, अस्टेरम। और पसलियाँ का तो पता है कि पसलियों को क्या कहता है? रिप्स कहा जाता है। तो रिप्स जो कनेक्ट होता है किससे होता है? अस्टेरम से कनेक्ट होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर जो होगा, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नीचे है, टिक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है? आंसर होगा यहाँ पे NNP इक्वल टू, मीन्स कि यहाँ पे जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक, नेशनल नेट प्रॉफिट जो है, प्रोडक्ट जो है, नेशनल नेट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? GNP माइनस जो मूल्यह्रास होगा, ठीक है, उसके बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर एक नज़र में देखें तो आप स्किप कर देते हैं, अरे भाई ये कैसे बनेगा, बहुत मुश्किल है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, तो आपको सेकंड भर में भी इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। देख लो, एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 140 मीटर पीछे है, ठीक है। यहाँ पे ये चोर, यहाँ पे ये पुलिस, यहाँ पे चोर, यहाँ पे पुलिस है, ठीक है। इसी का तो पीछा कर रहा है ना। अब देख लो, पुलिस वाले तथा चोर जो है क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट तथा 15 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है, जो उनका डिस्टेंस है। इसका डिस्टेंस, सॉरी, इसका जो स्पीड है, ठीक है, इसका जो स्पीड 21 मीटर पर मिनट है ना। इसका जो है 21 मिनट पर मिनट है और इसका 15 मिनट पर मिनट है। इतना स्पीड से भाग रहा है भाई, तो कितने समय के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? भाई देख लो, चोर का जो स्पीड है 15 मीटर पर मिनट है, इसका 21 मीटर पर मिनट है, कितने समय पकड़ लेगा? तो ध्यान रखो एज ए क्वेश्चन को कैसे करना है। चूँकि देखो कि चोर का जो है डायरेक्शन इधर है, पुलिस का भी डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना, सेम जब डायरेक्शन हो ना, सेम डायरेक्शन हो, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। मीन्स कि 21 में से कितना हमको घटाना होगा? 15 घटाना होगा। कितना बचेगा? 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड दोनों का आ गया, तो दोनों का अंतर आ गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस 114 मीटर है। जब डिस्टेंस पता हो गया, स्पीड पता हो गया, तो टाइम क्यों ना पता नहीं चल जाएगा क्या? टाइम निकालने की क्या होता है फार्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब काट लो, 19 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, 19 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे 19 मिनट है, इसे टिक कर लें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि वर्तमान में रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आंसर जो होगा अजय कुमार, ठीक है, आंसर जो होगा अजय कुमार, इसमें आंसर होगा। अब और भी चीज़ इसमें है, बहुत सारे इसमें नाम जो कि इम्पॉर्टेंट है और लेटेस्ट ये जो न्यूज़ में आया है, जिनकी नियुक्ति भी हुई, जैसे कि यहाँ पे गिरीश बापट की बात करें तो ये क्या बने भाई? प्राक्कलन, ठीक है, प्राक्कलन
समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं। अगर अजय कुमार भल्ला की बात करते हैं, ठीक है, अजय कुमार भल्ला की बात करते हैं, ये इन्हें गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, गृह सचिव इन्हें नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें स्मृति ईरानी, तो पता है कि महिला और बाल विकास मंत्री हैं, महिला और बाल विकास ये मंत्री हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में भी जानना होगा। आंसर तो ठीक था कि रक्षा जो सचिव हैं अजय कुमार हैं। और ये देखिए इन दोनों के नाम में बड़ा समानता है भाई, इनके नाम में बड़ा समानता है, अजय कुमार और अजय कुमार के बाद जो है भल्ला, तो सचिव हैं। ठीक है, गृह सचिव हैं और ये आपके रक्षा सचिव हैं, ये रक्षा सचिव हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, आंसर होगा 19 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर 50 कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, सुपर 50 कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, आंसर होगा इसका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नीचे है, आप टिक कर लीजिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए एक जो यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन है, वो भी कौन सा सीरीज है, ये मिसिंग जो है। ठीक है, ये मिसिंग नहीं, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है और यहाँ पे कैसे इसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये सबसे छोटा अंक है और ये सबसे बड़ा अंक है। अगर ज़्यादा का डिफरेंस नहीं तो गैप आपको ढूंढना होगा। ठीक है ना, इसकी गैप ढूंढना होगा। तो देखिए इसको कैसे करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपको लेना होगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 19, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा भाई 37, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 61, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 91। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 127, और इन दोनों का डिफरेंस ले रहा है तो कितना आ रहा है 72। ठीक है, इसी तरह आगे फिर से एक बार चेक करना होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेते 18। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिए क्या आया 18, इन दोनों का डिफरेंस लिए क्या आएगा 24। ठीक है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेते तो 30 आता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो क्या आता है भाई यहाँ पे 36, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आता है 45, जो कि गलत है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 45 गलत, चूँकि यहाँ पे 18 में 6 जोड़ा 24, इसमें 6 जोड़ा 30, इसमें 6 जोड़ा 36, अब की क्या होना चाहिए था 42 होना चाहिए था। अगर ये 42 होना चाहिए था तो यहाँ पे 172 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई 169 होना चाहिए था। और 169 जब ये ऐड होता है यहाँ पे तो 520 नहीं होता, बल्कि यहाँ पे 517 होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और बहुत ईजी बनता है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 221 है। ठीक है, औसत मतलब वो मिडल पार्ट का ही हिस्सा है, सम संख्या की बात किया गया है। तो ठीक है, इसको अगर हम बीच में रख देते 221 और सम की बात कहा गया, तो सम में इसके पहले जाएंगे और इसके बाद जाएंगे, तो 6 अंक होना चाहिए हमें। तो इसके बाद क्या होगा 222, इसके बाद क्या होगा 224, इसके बाद क्या होगा 226। ठीक है, 3 अंक इधर से हो गया। ठीक है, अब इधर से जाएंगे भी 3 अंक, तो कितना हो जाएगा 220, 218। ठीक है, 218 और 216। इस तरह से निकालना, यानी कि 6 का अगर क्रमिक संख्या का अगर बोला जाए तो x और x+2 या x+4 ऐसे करके नहीं करना है, गलत अप्रोच है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच ही लेना होगा। अब ये बोला गया कि आपको इसमें क्या बोला कि सबसे बड़ी सम संख्या का मान बोला गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 226। ठीक है, आंसर 226 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि सरबत सेहत बीमा योजना कहाँ शुरू किया गया है। सरबत सेहत जो बीमा योजना कहाँ शुरू किया गया, पंजाब में, अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस देश में हाल ही में एक नई मिसाइल रक्षा प्रणाली बावर 373 का अनावरण किया गया है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जो होगा इसका वो होगा ईरान। क्लियर। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस द्वारा
अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए मानव कद ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम बताना। उस रोबोट का नाम बताना है जिस रूस ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस जो रोबोट का नाम है वो है फेडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनी मिशन का शुभारंभ कब किया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो होगा आपका अगस्त 2017। ठीक है, अगस्त 2017 में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये जो अभी बजट जो पेश हुआ था उसमें हनी मिशन के बारे में बात की गई थी। तो इस बार हनी मिशन के बारे में बात किया गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगस्त 2017 होगा। और इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे है G20 2019 की मेज़बानी किस देश ने की। ठीक है, आंसर जो होगा इसका वो होगा जापान। ठीक है, G20 2019 की जो मेज़बानी किया वो कौन सा देश किया है भाई, जापान ने किया है। ठीक है।